हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी लास्ट यूनिट चल रही है, जिसका ये बी पार्ट है। बी पार्ट है इसमें क्या, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें कल की क्लास में भी। हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ी थी, हमने कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस। अगर आपने वो डेफिनेशंस नहीं पढ़ी है तो पहले उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका यूज हमारा, जो छोटे छोटे वो पॉइंट्स है ना, उनका यूज हमारा बाकी के आगे जो हमारे टॉपिक्स है उसमें होता है। देखिए, मेटलर्जी मेटलर्जी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे इसमें क्या आता है, हमारे क्रशिंग ऑफ ओर्स, अयस्कों का पीसना, अयस्कों का सांद्रण करना और उसकी अयस्कों की विधियां। फिर हमारा क्या आता है इसमें, कैल्सिनेशन आता है। कैल्सिनेशन ये आता है हमारा कैल्सिनेशन। फिर आता है हमारा रोस्टिंग मेथड, जो हमारा किससे होता है, रेवर्बेटरी फर्नेस, परावर्तनी भट्टी की सहायता से होता है। फिर आता है हमारा स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग जो हमारा क्या होता है, प्रगलन, वो हमारा किससे होता है, ब्लास्ट फर्नेस की सहायता से होता है। ब्लास्ट फर्नेस, वात्य भट्टी कहा जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस को बेटा। और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, फिर ब्लास्ट फर्नेस के बाद आने के बाद इसमें हमारा होता है रिडक्शन। अदर मेटल्स का रिडक्शन, जो हमारे मेथड्स हैं रिडक्शन करने के, अपचयन करने के लिए, वो हमारा इसमें आता है। फिर इसके कुछ मेथड्स है, जैसे रिडक्शन बाय सीओ, सेल्फ रिडक्शन, या जिसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। फिर इसमें आता है हमारा अमलगम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फिर हमारा आता है एल्यूमिनोथर्मिक मेथड। और जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हमारा गोल्ड्समिथ थर्माइट प्रोसेस। गोल्ड्समिथ जो है हमारे साइंटिस्ट जी का नेम है, और थर्माइट जो है ये उनका नेम नहीं है। थर्माइट जो है लिया गया है मिक्सचर से। कौन से मिक्सचर से, मेटेलिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, थर्माइट बोलते हैं। और फिर इसके बाद आता है हमारा आज का मेन टॉपिक, प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यानी कि मेटल को प्योर करना। प्योर कैसे करेंगे ये देखेंगे आज हम इसमें। तो देखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं हमारा प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो देखिए यहाँ पर कैसे दिया हुआ है ये, देखो, द मेटल द मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन मेथड इज मोर देन 90% प्योर। देखो यहाँ पर क्या है, वो मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन, जो रिडक्शन मेथड द्वारा, रिडक्शन विधि, अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया गया हो, इज मोर देन 90% प्योर, वो 90% से ज्यादा क्या है, प्योर है। यानी कि 90% से ज्यादा क्या है, वो प्योर दिया हुआ है, शुद्ध दिया हुआ है, जो हमारा अपचयन से प्राप्त धातु है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब 90% से ऊपर ही तो प्योर है, वो 100% तो प्योर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसमें जो बची कुछ इम्प्योरिटीज हैं उनको हम निकाल देंगे। बट इट हैज फ्यू इम्प्योरिटीज, अभी बताया उसमें क्या होंगी, 90% से ज्यादा तो क्या है, वो प्योर है। 90% से ज्यादा का मतलब क्या है, 100% प्योर थोड़ी ना है, मतलब कुछ ही प्योर है। 91 मान लो, 92 छोड़ो, आप 95 ही मान लो, 5% तो फिर भी इम्प्योरिटीज होंगी उसमें। सो इट शुड बी प्योरिफाइड। ये कैसी होनी चाहिए, प्योरीफाई होनी चाहिए। द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कैन बी डन बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। और जो हमारा शुद्धिकरण होगा मेटल का, वो हमारे कुछ मेथड्स को फॉलो करके किया जा सकता है। जैसे इसमें फर्स्ट मेथड दिया हुआ है, फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या कहता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक मेथड साफ साफ हमें एक चीज कहता है, हमें क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है। उसमें हम क्या करेंगे, मिक्सचर ऐड करेंगे। बेटा ये मिक्सचर है, ये मुझसे ड्राइंग नहीं होती है ऐसे, तो आप बेहतर समझ सकते हो इसमें। देखो यहाँ पर क्या है, ये मिक्सचर है। कि किस चीज का मिक्सचर है बेटा, ये हमारे इम्प्योर मेटल, जो हमारी अशुद्धियां है ना मेटल में, धातु में, उसका और हमारे इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मिक्सचर है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इम्प्योर मेटल का मिक्सचर है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम दो इसमें रॉड्स रखेंगे। इनको मारने के लिए नहीं रखेंगे ये रॉड्स। अब जब हमने बात की है इलेक्ट्रोलाइट मेथड की, तो हम क्या रखेंगे, इसमें दो छड़ें रखेंगे। किसकी, एक छड़ रखेंगे हम एनोड की, और दूसरी छड़ रखेंगे हम कैथोड की। क्या रखेंगे, कैथोड की। अब इसमें क्या होने वाला है, अब इस कंटेनर में हमने क्या करा, इस सॉल्यूशन में हमने करंट डाल दिया। क्या डाल दिया, सॉल्यूशन में हमने करंट डाल दिया। करंट पास कराने के बाद, इस कंटेनर में करंट पास कराने के बाद, जो हमारा प्योर मेटल होगा, जो हमारा प्योर मेटल होगा, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, कैथोड के ऊपर। और जो हमारी गंदगी होगी ना, इम्प्योरिटीज होगी, वो हमारी किस पर चली जाएगी, एनोड के आसपास चिपक जाएगी। कहाँ चिपक जाएगी, एनोड के आसपास चिपक जाएगी।
अब हमारी इम्प्योरिटीज तो हम कैथोड से छुटा सकते हैं, और जो हमारे प्योरिटीज जो है वो हम कैथोड की रॉड से छुटा सकते हैं, और इम्प्योरिटीज हम एनोड मड के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एनोड मड के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें थ्योरी पढ़ लेते हैं। पर यही है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में इससे फालतू कोई चीज नहीं है। देखो एक बार देख लो आप फिर भी। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन। शुद्धिकरण करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है, बहुत कॉमन है, सामान्य सम विधि है ये। In this method, pure metallic rods are taken as cathode and impure metallic rods are taken as anode। जैसे भी बताया, इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में प्योर धातु की जो छड़ होती है वो कही जाती है, वो ली जाती है कैथोड पर, यानी कि प्योर मेटल जो होता है कैथोड पर आकर चिपकता है, एंड इम्प्योर मेटेलिक रोड आर टेकन एज एनोड। और जो अशुद्धियों वाली मेटेलिक रोड धात्विक छड़ होती है वो हमारी ली जाती है एनोड की तरह, एनोड की तरफ। The impure metal along with electrolyte solution has been passed in this container। अभी आपको बताया था इसमें क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, कोई पात्र लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, अशुद्ध धातु, अशुद्ध मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ मिलाकर उस कंटेनर में पास करेंगे। एंड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट impure metal एंड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इम्प्योर मेटल विल इलेक्ट्रोलाइज। अब उस कंटेनर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो जो हमारे इम्प्योर मेटल होंगे वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएंगे। क्यों इलेक्ट्रोलाइज हो जाएंगे? क्योंकि बेटा एनोड कैसा होता है, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, और इम्प्योरिटीज क्या होंगी, हमारे कैथोड पर जाकर चिपक जाएंगी, यानी कि हमारा इम्प्योर मेटल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा। अब इसमें आगे देखिए, प्योर मेटल विल कलेक्ट एट कैथोड, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम में बताया था, कैथोड पर चिपक जाएंगी प्योर मेटल, एंड इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एनोड इन फॉर्म ऑफ एनोड मड। और जो हमारी इम्प्योरिटीज अशुद्धियां होंगी वो हमारे एनोड मड के रूप में बाहर निकाल ली जाएंगी। बाय दिस मेथड 99.99% प्योर मेटल विल फॉर्म। ये डेटॉल की तरह है, ये भी सिर्फ 99.99.01% ये भी छोड़ देता है। ये देखो 99.99% प्योर मेटल प्राप्त होता है, पर फिर भी काफी अच्छा है, 99.99% प्योर मेटल दे रहा है, ये क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका फटाफट से, साथ के साथ करके चलेंगे इसमें। यहाँ तक का इतने का स्क्रीनशॉट लो, लो और छोटा कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे देखो इसमें, नेक्स्ट है इसमें लिक्वेशन मेथड। लिक्वेशन मेथड क्या कहता है, अब हमें ये लिक्वेशन मेथड पढ़ लो, क्या कहता है, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ दोज मेटल। ये उन धातुओं का प्योरिफिकेशन करने में काम आते हैं। कौन सी धातुओं का बताते हैं, विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनके जो बेटा मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु होंगे वो कम होंगे, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर ही वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे। लाइक जेड एन सी डी, जैसे हमारा जेड एन होता है, सी डी होता है, ये हमारे कैसे होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स होते हैं, इनके प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है लिक्वेशन मेथड। अब इस मेथड में हमारा क्या होता है, आगे देखिए। इन दिस मेथड अ स्लॉपिंग फर्नेस, और यहाँ पर क्या लिखा है, हेर्थ एट टॉप पोजिशन इम्प्योर मेटल इज प्रेजेंट। स्लॉपिंग क्या होता है बेटा, ढलान वाली भट्टी। स्लॉपिंग फर्नेस क्या है, ढलान वाली भट्टी, यानी कि जिसमें क्या हो, ढलान हो, यानी कि भट्टी कैसे दी हुई हो, इस तरह से हमारी भट्टी हो। ये हो गई वो थी ना परावर्तनी भट्टी, या जिसको रेवर्बेटरी फर्नेस बोलते थे, कुछ कुछ इस जैसी। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ये हमारी कैसी होती है, ऐसी होती है, एक सेकेंड, हमारी ये ऐसे, इस तरह से होती है हमारी ये भट्टी। इसमें हमारा क्या होता है, देखो इस भट्टी में हमारे स्लॉपिंग फर्नेस, ढलान वाली भट्टी के ऊपरी सिरे पर एट द टॉप पोजीशन इम्प्योर मेटल इज प्रेजेंट, अशुद्ध मेटल रखा जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम अशुद्ध मेटल रख देंगे, अशुद्ध धातु रख देंगे। अब आगे देखना इसमें, एज द फ्यूल ऑफ फर्नेस हैज बीन रोस्टेड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस भट्टी में क्या करेंगे, फ्यूल है, इस भट्टी में क्या है, तेल है, ऐसा मान लो, यहाँ पर ऐसा मान लो, ये क्या है हमारा, यहाँ पर फ्यूल है, और यहाँ पर क्या है, मेटल है, यहाँ पर क्या है, हमारा मेटल प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, फ्यूल को क्या कर दिया, फ्यूल को जलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे फ्यूल चलेगा मेटल क्या हो जाएगा, मेटल जो हो जाएगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, और गर्म होएगा तो इसका मतलब क्या होगा, पिघल जाएगा, यानी कि क्या होगा, ये पिघल जाएगा और पिघल कर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। आगे देखो, एज द फ्यूल ऑफ फर्नेस हैज बीन रोस्टेड बाय एयर देन हीट हैज बीन प्रोड्यूस। तब क्या होता है, गर्मी निकलती है, अरे जाहिर सी बात है जब आग लगेगी तो गर्मी तो होगी ही। एंड मेटल इज मॉल्टन फॉर्म
मेटल इन मोल्टन फॉर्म विल कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ फर्नेस, और धातु जो होगा गलित अवस्था में फर्नेस यानी कि भट्टी के तली में, बॉटम क्या होता है, तली में प्राप्त होगा। वेयर एज इम्प्योरिटीज रिमेन अनइफेक्टेड, जिसमें इम्प्योरिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे एक छोटी सी चीज है, आपने पानी लिया, पानी को क्या रखा, क्या किया, एक बर्तन लिया छोटा सा, कोई भी मान लीजिए कोई पैन लिया है आपने, उसमें पानी गर्म किया, पानी में क्या है, उसमें छोटे छोटे क्या है, मान लीजिए उसमें कुछ पड़ा हुआ है, कुछ गंदगी पड़ी हुई है, काला काला कुछ पड़ा हुआ है उसमें, मान लीजिए पानी में काला काला आप इजिली देख सकते हो, इसलिए यही लिया है इसमें। तो उसमें क्या किया आपने, उस फ्राइंग पैन को गैस पे रख दिया और नीचे से उसमें आग जला दी। आप ये सोचोगे कि ये यहाँ से इम्प्योरिटीज अपने आप निकल जाएंगी, जो वो काला काला सा है वो हमारे पानी बॉईल होता रहेगा, पर वो जो ब्लैक ब्लैक इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वाटर में, वो हमारे एज इट इज रहेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी हमारे किस में हुआ, लिक्वेशन मेथड में हुआ, किस में हुआ, लिक्वेशन मेथड में। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इसमें देखिए बाय डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड से प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, देखिए कैसे करोगे। it is suitable it is suitable for the it is suitable for the purification of liquid metal like CSGAHGFR। हमारे CSGAHGHR टाइप के जो हमारे लिक्विड द्रव्य मेटल द्रव्य धातु होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर कैसी होते हैं, द्रव्य होते हैं, उनके उनके प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है डिस्टिलेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल हैज बीन हीटेड, इसमें जो हमारा अशुद्ध धातु होता है उसको गर्म कर देता है। बस एक छोटी सी चीज दिमाग में रख लो, इलेक्ट्रोलाइट मेथड को छोड़ के ना बाकी सब में आप गर्म ही करते रहोगे इसमें, ठीक है। इसमें देखो इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल हैज बीन हीटेड सो दैट इट हैज वेपराइज्ड। अब जाहिर सी चीज है, कोई चीज पहले से लिक्विड फॉर्म में है, कोई मेटल पहले से लिक्विड फॉर्म में है, अब आप अगर उसको और ज्यादा गर्म करोगे तो वो वेपर ही बनेगा, उसके पास उड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसको कंटेनर में रहने ही नहीं दोगे। देखो इसमें so that it has been vaporized and its impurities remains unchanged, और उसमें impurities भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अनचेंज्ड रहती हैं। द वेपर ऑफ मेटल हैज बीन पास्ड थ्रू अ कंडेंसर, और जो हमारी मेटल की वेपर होती है, वाष्प होती है, वो किसी कंडेंसर में पास करी जाती है। कंडेंसर बेटा यहाँ पे एसी से आप लगा सकते हो, एसी में गर्म हवा को पास करो, जैसे आप धूप में से सिक कर आते हो, एसी में जाते हो ना, एसी वाले रूम में, बंद रूम में आप ठंडे हो जाते हो, इसी तरीके से हम इसमें मेटल के साथ करने वाले हैं। मेटल को पहले गर्म करेंगे और फिर जब वो बिल्कुल भाप में बन जाएगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, कंटेनर में यानी कि एसी वाले रूम में पास करा देंगे, जिससे वो ठंडा हो जाएगा। पास थ्रू अ कंटेनर टू लोअर इट्स टेम्परेचर, उसका तापमान ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, उसको कंडेंसर में से पास आउट कराते हैं। एंड द लिक्विड फॉर्म ऑफ मेटल हैज बीन कलेक्टेड इन सेपरेट कंटेनर, और जो वो पहले तो क्या था, बिल्कुल गर्म था यानी कि वाष्प में था, जब वो क्या हुआ, फिर वो थोड़ी ठंड के कांटेक्ट में आया, ठंड के कांटेक्ट में आके वो कैसा हुआ, थोड़ा पिघलना शुरू हुआ, थोड़ा पिघलना शुरू हुआ, तो हमने क्या किया, एक अलग बर्तन में, अलग कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लिया। बस इतना सा है डिस्टिलेशन मेथड। क्या है, बस इतना सा है डिस्टिलेशन मेथड। आगे देखो वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग। अब इस मेथड में क्या है, ये जो है बेटा हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस बुक का, यानी कि हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर समाप्त हो जाएगी आज इसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए इसमें वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉस्टली मेटल लाइक TiZrNi। टाइटेनियम सबसे महंगा होता है, सुना है टाइटेनियम सबसे महंगा है, निकल का तो चलो छोड़ो, सुना नहीं होगा, लेकिन टाइटेनियम जो है सबसे महंगा मेटल है, कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली। देखो कॉस्टली मेटल्स के प्योरिफिकेशन के लिए वेपर फेज रिफाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड प्योर मेटल हैज बीन मिक्स्ड इन रिड्यूसिंग एजेंट एंड कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। अब इसमें भी क्या करोगे, वाष्प में परिवर्तित करोगे। अब इसमें क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल लेंगे, अशुद्ध धातु लेंगे, उसको मिक्स करेंगे, किसमें, रिड्यूसिंग एजेंट में मिक्स करेंगे, हैज बीन मिक्स्ड इन रिड्यूसिंग एजेंट। और हमारे रिड्यूसिंग एजेंट में इम्प्योर मेटल मिक्स होते ही क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, वेपर फॉर्म में, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल इन इट, और जो हमारे इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती है, वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट में
इम्प्योरिटीज जो होती है रिड्यूसिंग एजेंट में अघुलनशील होती है, तो वे हमारी आसानी से अलग कर ली जाएंगी। सो दे कैन बी इजिली रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ वेपर या इन वेपर फॉर्म। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आई? देखो हम क्या करेंगे, इसमें मेटल लेंगे, इम्प्योर मेटल लेंगे, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट में मिलाने के बाद हम उसको भाप में बदल देंगे। क्या कर देंगे? भाप में बदल देंगे। इम्प्योरिटीज जो होंगी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट में नहीं घुलेंगी, रिड्यूसिंग एजेंट में नहीं घुलने की फॉर्म में वो हमारी अलग कर ली जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, ना फर्दर हीटिंग मेटेलिक साल्ट will decompose and ultra pure metal will form। अब जो हमारा मेटेलिक साल्ट यहाँ से प्राप्त हुआ, अब देखो हमारी इम्प्योरिटीज तो इंसॉल्युबल, देखो इम्प्योर मेटल में हमने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट, इम्प्योरिटीज तो अलग होगी पर जो हमारे मेटल के साथ रिड्यूसिंग एजेंट तो मिला हुआ है, यानी कि मेटल के हमारे क्या प्राप्त होंगे, मेटल के साल्ट प्राप्त हुए, मेटल के साल्ट प्राप्त हुए, वो हमारे क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे। कैसे डिकम्पोज होंगे? गर्म करने पर उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। Now on further heating metallic salt will decompose। गर्म करने पर जो हमें धातु के लवण प्राप्त हुए हैं, साल्ट प्राप्त हुए हैं, वे डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एंड अल्ट्रा प्योर मेटल विल फॉर्म, और वहां से बहुत ही ज्यादा शुद्ध, बहुत 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 ही ज्यादा शुद्ध मेटल आप प्राप्त कर सकते हो। इट कैन बी डन एज फोलोज। जैसे हमारे अलग अलग इसमें क्या दिए हुए हैं, अलग अलग मेटल दिए हुए हैं, टाइटेनियम दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, एनआई दिया हुआ है, इनके लिए अलग अलग आप निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट है हमारा मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस में आप बेटा आप निकल का प्योरिफिकेशन करोगे, एनआई का क्या करोगे, प्योरिफिकेशन करोगे। एनआई के इट इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एनआई, किसमें, मॉन्ड प्रोसेस में, किसमें, MOND, मॉन्ड प्रोसेस में। In this method, pure nickel has been mixed with CO at 500 degree centigrade to form NiCO4। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा निकिल, इम्प्योर निकिल लेंगे, अशुद्ध निकिल लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, कार्बन मोनोक्साइड के साथ मिक्स कर देंगे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर देंगे। इतना समझ आ गया? और जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कार्बन मोनोक्साइड निकिल के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ से बना लेती है क्या, क्या बनाएगी यहाँ से, NiCO4। कॉम्प्लेक्स का नेम बताएंगे आप, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखे हैं, IUPAC नेम पढ़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स का नेम आप कमेंट करेंगे इसमें। इट इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, पर अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये स्टेबल है। देखो आगे देखो, इट इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, सो इट इज इनसॉल्युबल इन इम्प्योरिटीज। अब ये कैसा है हमारा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है बताइए, पढ़ के बताइए, ये हमारा कैसा है, स्टेबल यानी कि स्थाई कॉम्प्लेक्स है ये हमारा। इट इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्थाई कॉम्प्लेक्स है। सो इट इज इनसॉल्युबल इन इम्प्योरिटीज, तो ये इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियों में क्या होगा, अघुलनशील होगा। क्या होगा, अशुद्धियों में अघुलनशील होगा। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, रिएक्शन देखिए, यहां पर आइए, रिएक्शन देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, इम्प्योर निकल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाई, इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया। पर हमारा इसमें क्या है, हमारा प्योर निकल अभी यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ ये मिला है। इम्प्योरिटीज जो होंगी हमारी वाष्प में निकल जाएंगी, क्या निकल जाएंगी, वाष्प में निकल जाएंगी। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमारे वेपर फेज रिफाइनिंग में पढ़ा था ये चीजें, कि हमारी जो इम्प्योरिटीज होंगी वेपर फॉर्म में इजिली रिमूव हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, इस जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ, ये कॉम्प्लेक्स को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, और यहाँ से हमारा प्योर मेटल हमें प्राप्त होगा, और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फुर हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। देखो आगे देखो, सो इट इज इनसॉल्युबल इन इम्प्योरिटीज, स्टेबल होने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स में इम्प्योरिटीज अनस्टेबल क्या होंगी, इनसॉल्युबल होंगी। ऑन हीटिंग इट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड CO कैन बी रिमूव्ड एंड प्योर निकल विल फॉर्म, और प्योर निकल यहाँ से क्या होता है, बन जाता है। बेटा इसमें किसी स्टूडेंट का ये डाउट था कि हम इसमें रिएक्शन लिख सकते हैं क्या, जो जैसे ये हमारा मॉन्ड प्रोसेस है, आप इसमें खाली रिएक्शन लिख सकते हो, पर आपको ये भी बताना होगा कि इस मेथड में हम निकल का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। और जैसे ये हमारी रिएक्शन है ना, जैसे हम क्या करते हैं, हमने निकल में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाई 500 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तब हमने ये बनाई, ये आप रिएक्शन में लिख सकते हो, जस्ट फॉर सेविंग योर टाइम बचाने के लिए। पर जैसे हमारी एक पॉइंट इसमें यह आता है, क्या आता है कि हमारा ये हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, हमारे निकल के लिए यूज किया जाता है। ये आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लिख दीजिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो रिएक्शन के थ्रू आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतना? देखो नेक्स्ट मेथड है इसमें हमारा कौन सा है,
वॉन एर्कल मेथड, वॉन आर्कल मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में बेटा हम टाइटेनियम का प्योरिफिकेशन करेंगे, बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। देखो टाइटेनियम का क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। इसमें क्या करो, इन दिस मेथड इम्प्योर टाइटेनियम इज मिक्स्ड विद आयोडीन एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉन्ड प्रोसेस में क्या करते थे, निकल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाते थे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसमें क्या करेंगे हम, टाइटेनियम के साथ, इम्प्योर टाइटेनियम के साथ आयोडीन मिक्स करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और यहाँ से क्या बना लेगा वो, टेट्रा आइडो टाइटेनियम। क्या बना लेगा, Ti का 4 टाइटेनियम। आगे देखो इसमें, it is a stable complex and impurities are insoluble in it। अब ये कैसा है बेटा, ये हमारा है एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। स्टेबल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्थाई है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, जो हमारा ये बना है। एंड इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल इन इट, जब ये स्थाई है तो इसमें अशुद्धियां क्यों घुलेंगी, जब ये स्थाई है, अपने आप से खुश है, तो ये किसी और को अपने पास नहीं आने देगा। क्लियर है इतना ना। ऑन हीटिंग इट अबव 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर लिया हुआ है, ज्यादा महंगा है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी हाई कर देना है। ठीक है, आयोडीन हैज बीन रिमूव्ड इन वेपर फॉर्म एंड प्योर टाइटेनियम विल फॉल। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, अभी जो इतनी सारी रामायण बताई है, इम्प्योर टाइटेनियम लो और उसमें आयोडीन मिला दो, मॉलिक्यूल्स बैलेंस कर लेना वैलेंसी के अकॉर्डिंग। टाइटेनियम जो होता है +4 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ले लिया और हमारा यहाँ पर ये बन गया, क्या नाम है इसका, क्या नाम बताया था, टेट्राआइडो टाइटेनियम। टेट्राआइडो टाइटेनियम। फिर इसको क्या करेंगे हम, इसको फिर हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान पर क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, और यहाँ से हमारा प्योर टाइटेनियम मिल जाएगा। और जो हमारा क्या होगा, आयोडीन होगा, वो हमारा वाष्प अवस्था में टाइटेनियम से अलग हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें है क्रॉट प्रोसेस। क्रॉट प्रोसेस क्या है, क्रॉट प्रोसेस क्या है, अब ये देखो इसमें क्या करोगे, ये जो है क्रॉट प्रोसेस है, ये हमारा ZR जिरकोनियम के क्या करने के लिए, प्योरिफिकेशन करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हमें क्या करेंगे, आयोडीन मिलाएंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ZR में, इम्प्योर ZR में आयोडीन मिलाएंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ से क्या बनेगा, ZrI4। और फिर इसको क्या करोगे बेटा, टेम्परेचर ध्यान रखना, हमारे प्योर टाइटेनियम बनाने के लिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर, और ZR बनाने के लिए 1668 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए हमारा टेम्परेचर, या इतना एग्जैक्ट इतना भी रख सकते हो आप, या अगर आपको ना भी याद हो तो आप 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख सकते हो। 50 टू 100 डिग्री टेम्परेचर का डिस्टेंस होना चाहिए इसमें, डिफरेंस। तो देखो इसमें यहाँ से हमने क्या किया, प्योर ZR बना लिया, और हमारा आयोडीन बेचारा वाष्प अवस्था में क्या हो गया, ऊपर उड़ गया, यहाँ से प्योर ZR हमें मिल गया। क्लियर है, यहाँ से फाइनली हमारा कंप्लीट होती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यहाँ से बेटा कंप्लीट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें स्टार्ट करेंगे नई बुक। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india, physics_guru_india, ये इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर जाकर मैसेज करो, एनीथिंग एनी एल्स यू वांट टू नो, आप यहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और उस पर सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया। इतना छोटा सा काम करने के बाद आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर हमारी न्यू बुक के साथ। फाइनली ये बुक हमारी होती है कंप्लीट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।